जैंगी के शब्दों ने ली चेंगोंग को शांत कर दिया। उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो गया था। चाहे गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड देखने में लग रहा था कि वो डेथ के बिल्कुल एज पर है, लेकिन उसके पहले के स्टेट को देखकर लगता था कि उसमें अभी भी थोड़ी सी फाइटिंग एबिलिटी बची हुई थी। एक स्ट्राइक जैसे स्पंज से लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर निकालना एक फेटल ब्लो था जो इजीली ली चेंगोंग को वाइप आउट कर सकता था। वेल, तू अभी काफी स्टीडी है। ली चेंगोंग रुक गया। होतू, अब मेरा टर्न है। जैंगी ने अपने पीछे खड़े होतू से कहा, क्या इस पॉइंट पर यह करना रियली नेसेसरी है? ली चेंगोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। चाहे ये कॉशियस हो, क्या ये कुछ ज्यादा ही कॉशियस नहीं है? बेटर सेफ देन सॉरी। मैं कभी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। जैंगी ने बस इतना ही कहा। उसे इंश्योर करना था कि सामने वाला 100% किल हो जाए और डेंजर लोएस्ट लेवल तक रिड्यूस हो। होतू ने कहा, ठीक है। शन दावन ने अपनी टेलीकिनेसिस यूज करके गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का ब्लड ग्राउंड से ड्रॉ किया और उसे होतू तक ले गया। होतू ने वो ब्लड का ड्रॉप लिया और फिर उसकी आंखें अचानक से डार्क हो गई। एंटर द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, उसने सॉफ्टली कहा। एक स्टॉर्म उसके चेहरे से इमर्ज होने लगा और उसके पैरों के नीचे एक एंडलेस डार्क एबिस बॉर्न होने लगा। डीप स्टिक से डीमन ब्लैक एंड व्हाइट एम्परमेनेंस का ह्यूज बॉडी धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। वो साउंड जो ना पूरी तरह एक हंसी लगती थी, ना पूरी तरह कोई रोना, बस एक क्रीपी फील होने लगा। कई सालों बाद जैंगी ने ये टेरिफाइंग एबिलिटी दोबारा देखी और ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस का कंप्लीट फॉर्म उसे एक्सट्रीम डेंजर का फील देने लगा। जैंगी ने सबकॉन्शियसली कुछ स्टेप्स पीछे लिए और अपने बॉडी को चेक करना स्टार्ट किया। वो भी बैटल के दौरान इंजर्ड हुआ था, लेकिन लकीली वो सब इंटरनल इंजरीज थी। मैक्सिमम उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए थे, लेकिन उसने ब्लड वॉमिट नहीं किया। मैं बाद में जो कीर से ट्रीटमेंट करवा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस के हाथों में सोल बाइंडिंग चेन्स और मॉर्निंग स्टिक थी। होतू ने अपना एक हाथ दूर खड़े गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरफ पॉइंट किया। दोनों के बॉडीज जल्दी से इल्यूजनरी बन गए और एक मोमेंट बाद उसके पास पहुंच गए। ग्रे फॉग रो रही थी और पूरे सराउंडिंग स्पेस को एनवलप कर रही थी। इस मोमेंट पर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो ग्राउंड पर एक डेड मैन की तरह पड़ा हुआ था, अचानक से जंप कर गया। उसके हाथ और पैर मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह में से एक ब्लैक एनर्जी कैनन कंडेंस कर लिया। स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली लॉन्च हुआ उस डायरेक्शन में जहां जैंगी और बाकी लोग खड़े थे। ये उसका फाइनल अटैक था, जिसमें उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करके सिर्फ एक मौका चाहा, जैंगी और बाकी लोगों की नेग्लिजेंस का फायदा उठाकर अपना काउंटर अटैक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैंगी इतना कॉशियस था कि उसने उसे ऐसा कोई चांस दिया ही नहीं। जैंगी और बाकी लोगों के चेहरे अचानक से एक्सट्रीमली सोलमन हो गए। लकीली जैंगी ने पहले से ही प्रिकॉशंस ले रखे थे और तुरंत अपना डिफेंस थोरोली डिप्लॉय कर दिया। जो लोग इंजर्ड थे उन्होंने भी अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ से बस्ट आउट किया। शंदावन ने अपनी टेलीकिनेसिस यूज करके एक सुपरनैचुरल शील्ड फॉर्म किया जो तुरंत फ्रंट को ब्लॉक कर गया, जबकि ली चेंगोंग और एलेक्सी ने हेड ऑन अटैक चूज किया ताकि सामने से आने वाले अटैक को ऑफसेट कर सकें। टेरिफाइंग एनर्जीज एक दूसरे से कोलाइड कर गई और इस मोमेंट पर एक अनएक्सपेक्टेड फिगर जैंगी और बाकी लोगों के पास अपीयर हुई। एक पिटाइट गर्ल जिसके लॉन्ग हेयर थे और जो यानयून गार्ड का कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जैंगी से कुछ दूर खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक से एक मेंटल पावर का शील्ड फॉर्म हुआ जो जैंगी और बाकी लोगों को ब्लॉक करने लगा। जूयू की मदद से जैंगी और बाकी लोगों पर जो प्रेशर था वो काफ़ी कम हो गया। उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया और फाइनली गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के फाइनल काउंटर अटैक को ब्लॉक कर दिया। चेन्स की आवाज़ कान में गूंज उठी। वो ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस की सोल बाइंडिंग चेन्स थी जो गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के बॉडी को बाइंड कर रही थी। रूल्स की पावर इरेजिस्टिबल होती है और अभी के गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा था। वो डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा था और अपनी रुइंड वॉइस में स्क्रीम कर रहा था, लेकिन सोल बाइंडिंग चेन्स बिल्कुल मूव नहीं हुई। एक ह्यूज ग्लोटाइन स्काई से डिसेंड हुई और एक स्लैंटेड गेट नाइफ हजारों मीटर की हाइट पर लटक रहा था।
ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को ग्लूटोइन पर प्रेस किया और उसे काउंटलेस चेन से टाइटली टाई कर दिया। किसी रीजन से जैंगी को अचानक से कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ मिस कर दिया हो, लेकिन वो उस मोमेंट पर याद नहीं कर पाया। जब उसने हेल की ह्यूज ग्लूटोइन और ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस को देखा जो थिक ब्लैक चेन्स होल्ड कर रहे थे, वो फीलिंग और ज्यादा प्रोफाउंड हो गई। उसने अपने आईब्रोज फ्रॉन की। मैं आखिर क्या भूल गया हूँ, उसने क्वाइटली मरमर किया। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा जो अचानक से अपीयर हुई थी। सिर्फ अपनी आईब्रोज रेस की, लेकिन बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाया। वर्मिलियन कॉर्नस। उसे पता था कि ऐसा दिन कभी न कभी आएगा ही, इसीलिए जब ये सच में हुआ तो उसे जो शॉक फील हुआ वो इतना ज्यादा नहीं था। जू जंग हमेशा जैंगी को अपना ग्रेटेस्ट सपोर्ट मानता था, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसी कंस्ट्रेंट भी समझता था जिसे वो सबसे ज्यादा छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जैंगी के लिए रिवरसाउथ डोमेन अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो अब चाहे जू जंग कुछ भी करे, जब तक वो जैंगी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करता, जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अगर जू जंग उसके लिए ट्रबल क्रिएट करे तो जैंगी को एक क्लोन से डर नहीं लगता। वो पहले युआन कोंगये को मार चुका है, तो अब उसमें फुल कॉन्फिडेंस है कि वो इस क्लोन को भी मार सकता है। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का ह्यूज बॉडी हेल के ग्लूटोइन पर प्रेस किया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने अपने लेफ्ट और राइट हाथों में चेन्स होल्ड किए हुए थे। उसके बॉडी को टाइटली बाइंड कर रहा था। उसके बॉडी को टाइटली बाइंड कर रखा था ताकि वो बिल्कुल भी हिल ना सके। गेट नाइफ जो हाई इन द एयर लटक रहा था, अचानक से नीचे गिर गया और सबके सामने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का बी हेडिंग हो गया। जब सबने उसके ह्यूज हेड को ग्राउंड पर गिरते हुए देखा और उसकी लाइफ फोर्स कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, तो सबने फाइनली एक शाय ऑफ रिलीफ लिया। ली चेंगोंग वीकली ग्राउंड पर बैठ गया। उसके फेस पर डिजास्टर से सरवाइव करने की खुशी क्लियरली दिख रही थी। हम जीत गए, उसने लाउडली हंसना शुरू कर दिया। शन दावन ने होतू की तरफ देखा। फाइनली ये खत्म हो गया है ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, कुछ सीरियस नहीं है, अभी के लिए मैं नहीं मरूंगी, होतू ने लाइटली कहा। एलेक्सी जो एक ऑनेस्ट आदमी था, उसके फेस पर भी एक रिलैक्स्ड स्माइल आ गई। उसने अपना बैटल एक्स ग्राउंड पर रखा, एक्स हैंडल पर लीन किया और अपने आर्म से एक लार्ज बॉटल वोडका निकाली जो ऑलमोस्ट प्योर अल्कोहल थी और उसे पीना शुरू कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। उनका ह्यूमन कैंप अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वॉर जीत चुका था। ये मूवमेंट चीयर करने लायक थी, एक्साइटमेंट फील करने लायक है। लेकिन जब जैंगी ने अपने सामने का सीन देखा, उसे समझ नहीं आया कि वो खुश क्यों नहीं हो पा रहा था। उसे हमेशा लगता रहा कि उसने कुछ मिस कर दिया है, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस धीरे धीरे हवा में डिसअपियर होने लगा। वो अपनी लॉन्ग सोल बाइंडिंग चेन्स ड्रैग कर रहे थे और क्लैटरिंग की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। चेन्स की आवाज़ अचानक से क्लियर हो गई। जैंगी ने अपना सर नीचे किया और एक मोमेंट के लिए सोचा। अगला मोमेंट उसकी प्यूपल्स अचानक से श्रिंक हो गई। उसकी बैक से तुरंत कोल्ड स्वेट निकलने लगा और एक थॉरो चिल उसके हेड के पीछे से लेकर उसके हील्स तक फ्लो कर गया। जब सब लोग खुशी मना रहे थे और सोच रहे थे कि फाइनली उन्होंने हाक्शाओ किंगडम को बचा लिया है और वॉर जीत लिया है, तभी जैंगी के फेस पर हॉरर का एक्सप्रेशन आ गया। ये गलत है। उसने ग्राउंड पर पड़े कॉप्स की तरफ पॉइंट किया। इस मोमेंट पर उसने व्हाइट बिशप लेवल ओरिजिन कैलकुलेट करने की परवाह नहीं की, बल्कि तुरंत रिट्रीट करते हुए चिल्लाया, ये बंदा वो नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था। जैंगी के एक्शन से सब लोग शॉक हो गए। कियोस, इसका मतलब क्या है? ली चेंगोंग ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उनमें फियर क्लियरली दिखने लगा। इतनी मेहनत के बाद जब सबने फाइनली रिलैक्स किया था, उनकी नर्व्स फिर से टेंस हो गई। जैंगी ने कहा, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड चेन्स यूज करता है और ये बंदा बिगिनिंग से एंड तक चेन की एबिलिटी शो ही नहीं करता। पिछली बैटल इतनी इंटेंस थी कि जैंगी के पास ये डिटेल नोटिस करने का टाइम ही नहीं था, जब तक उसने ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस की सोल बाइंडिंग चेन्स नहीं देखी थी। और जब देखी तब उसे प्रॉब्लम का रियल क्रूक्स समझ आया।
शंदावन और उसके कंपेनियंस गुस्सा हो गए, लेकिन ग्राउंड पर पड़े कॉप्स को देखकर वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक बिशप लेवल बीइंग, अगर ये गेटकीपर ऑफ हेड्स नहीं है तो ये और कौन हो सकता है। बस शंदावन ने ये लो वॉइस में मरमर ही किया था कि एक अनकंट्रोलेबल टेरर और डिसअपियर का फीलिंग सबके दिल में तुरंत छा गया। स्काई डार्क हो गया और एक हैवी ऑपरेशन का फीलिंग सबके हेड पर क्लाउड की तरह लटक गया, इतना डिप्रेसिंग कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चाहे जाएंगी का पूरा बॉडी इस पॉइंट पर कोल्ड हो गया था, उसने बिना हेजिटेशन के डायमेंशनल डोर ओपन किया और किसी और की परवाह किए बिना एक कदम पीछे लिया और उसमें एस्केप कर गया। शंदावन और उसका ग्रुप वहीं पर स्टंड खड़ा रह गया और उनके पैरों के नीचे के ग्राउंड कंप्लीटली डार्क हो गया। दूर साउथ ईस्ट से डार्क क्लाउड्स रोल करते हुए आ रहे थे, जैसे किसी गॉड ने एक ह्यूज कर्टन पुल करके पूरे स्काई को कवर कर दिया। पूरा वर्ल्ड इस मोमेंट पर डिम हो गया। थंडर की आवाज 9 हेवंस के ऊपर गूंज उठी। थंडरस एक्सप्लोजन थिक डार्क क्लाउड को पेनिट्रेट करते हुए सी की तरफ गिरने लगे, जैसे किसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस का वार्निंग हो। शंदावन ने मुश्किल से अपना हेड रेस किया। वो क्लियरली देखना चाहता था कि उनके सामने क्या है, और बस एक ही ग्लांस में उसे वो एग्जिस्टेंस दिख गया जो ऊपर हाई अबव खड़ा था। स्काई के ऊपर एक टॉल और ब्लरी फिगर एयर में स्टैंड कर रहा था। पिच ब्लैक आर्मर पहना हुआ था, उसके फेस पर एक अनरूली लुक था और एक ऐसी गेज थी जो सबको नीचा समझ रही थी। वो अर्थ को स्कैन कर रहा था, एक ऐसे नज़र से जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। शंदावन को फाइनली रियलाइज हुआ कि जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से मारा है वो गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड था ही नहीं, रियल में तो वो अभी आया है। एंडलेस डिसअपियर ने सबको कंप्लीटली एनवलप कर लिया और जो टॉप लीडर्स मेजर ऑर्गेनाइजेशन के इस जगह को ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी इस सीन से डीपली शॉक्ड हो गए। जो ब्लैक आर्मर्ड एलियन वाइट बिशप लेवल का था, अगर वो रियल गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड नहीं है तो जो अब सामने अपीयर हुआ है उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। शंजिंग डिस्ट्रिक्ट, रिवर साउथ डोमेन, दोंगहाई डिस्ट्रिक्ट, हाक्शाउ स्टेट के ऑलमोस्ट सभी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एक ही मोमेंट में एक्सट्रीम जॉय से एंडलेस डिस्पेयर में गिर गए। अब सब सच में खत्म हो जाएगा। इस वक्त हाक्शाउ स्टेट के सभी टॉप कॉम्बैट फोर्सेस ऑलरेडी बैटलफील्ड पर भेजे जा चुके थे और उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर दी थी। होतू, शंदावन और बाकी सब लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। जैंगी खुद बैटलफील्ड से सबसे पहले उड़कर भाग गया। कोई भी उसके बिहेवियर को एक्यूज नहीं कर सकता था क्योंकि इस मोमेंट पर किसी को भी होप नजर नहीं आ रही थी। अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो इस ज्यादा पावरफुल दुश्मन के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू कर सके। चाहे जैंगी इस वक्त डायमेंशनल गेट के पीछे हाइड कर रहा था, उसका पूरा बॉडी कोल्ड स्वेट से सोक्ड हो चुका था क्योंकि वो इस जगह में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लेकिन उसके पास एक लास्ट रिजॉर्ट है। वो अपने आप को ड्रग्स इंजेक्ट करके डॉर्मेंट स्टेट फोर्सफुली एक्टिव कर सकता है। वैसे भी कॉम्बैट सूट में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जो लाइफ मेंटेन कर सकता है, तो उसके लिए 10 डेज या हाफ मंथ तक हाइबरनेट करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाहर के लोगों का क्या? जैंगी को हेल्पलेस फील हुआ। वो एक छोटे से एनिमल की तरह कॉर्नर में छुप गया, एक पावरफुल मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था जो उसे शिकार बनाना चाहता था। आखिर में उन्होंने वुलुआन लोगों की विजडम को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जब वो लोग केयरफुली अपना नेट लेआउट कर रहे थे और वेदर और टेरेन का एडवांटेज लेके वॉर जीतने की प्लानिंग कर रहे थे, तब वुलुआन ट्राइब इतनी फूलिश नहीं थी कि उनके पास कोई मीन्स नहीं हो इन्हें डील करने का। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो रैशली एक्ट करे तो हो सकता है कि उसे हेवन से पनिशमेंट मिले, बिल्कुल नियॉन के गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरह। इसीलिए जो बंदा उसने बैटलफील्ड पर भेजा था वो एक्चुअली उसका डेप्यूटी था। जब तक उसका डेप्यूटी बैटल में किल नहीं हो गया और पूरी कोलिएशन अपने सभी मींस एग्जॉस्ट नहीं कर चुकी, तब तक उसने खुद को ऑफिशियली नहीं अपीयर करवाया और सब कुछ क्लीन अप कर दिया।
गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के पीछे फॉग वैली ट्रूप्स का डार्क मास खड़ा था। इन लोगों में 2 मेन सिल्वर आर्मर में हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ लो लेवल एलियन वॉरियर्स भी हैं। ये आर्मी ही वो रियल आर्मी है जो एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है, शेंजिंग रीजन। मैन युआनजुन को वो बात याद आई जो जैंगी ने उसे स्टार्टिंग में कही थी। उसने अपना माइंड बना लिया और तुरंत सभी वर्ल्ड कंट्रीज को थ्रेटन किया कि उन्हें इमीडिएटली सपोर्ट देना होगा, नहीं तो डेथ ऑफ लव लॉन्च कर दिया जाएगा और सबको साथ में ड्रैग कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पर जब बात रेस के सर्वाइवल की हो तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। हर बैटलफील्ड पर ह्यूमन साइड के सभी एलियंस ग्रेट डिसअपेयर में गिर गए। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड बस आसमान में खड़ा था, एक ऐसी ऑरा रिलीज कर रहा था जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी, और इसी से सबको कंप्लीटली समझ आ गया कि उनके पास उसे हराने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्ट्रेंथ का गैप एक नेचुरल चाज्म की तरह था। उन्होंने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को वैसे देखा जैसे मोर्टल्स गॉड्स को देखते हैं। शेंग दावन ने अपना सर प्रिज्मेटिकली नीचे झुका दिया। पावरलेसनेस का स्ट्रॉन्ग फीलिंग इतना ज्यादा था कि उसे अपनी लाइफ फ्यूटाइल रेजिस्टेंस कंटिन्यू करने का मन ही नहीं हुआ। इस वक्त ली चेंगोंग रोर कर उठा, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े, हम खुद को स्लॉटर होने नहीं दे सकते। चलो मेरे साथ चल के फाइट करो। वर्स्ट केस में हम सभी डेथ ऑफ गॉड ऑफ लव को डेटोनेट कर देंगे और जितने ज्यादा हो सके उन्हें मार देंगे। चाहे ली चेंगोंग का पर्सनल कैरेक्टर कुछ भी हो, एक सोल्जर के रूप में उसका करेज अनक्वेश्चनेबल है। स्पेशली जब लोग डेथ के वर्ज पे होते हैं तब वो अनप्रेसिडेंटेड करेज के साथ बस्ट आउट करते हैं। ली चेंगोंग के इंस्टिगेशन से कुछ स्ट्रेंजर्स ने अपना सर उठाया और स्काई में खड़े वुलुआन एम्पायर के ह्यूज आर्मी को क्लियर किया। चाहे उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े, वो बैटल के रास्ते पर मरना प्रेफर करेंगे। रेजिस्टेंस छोड़कर एनिमी के हाथों सुअर और कुत्तों की तरह स्लॉटर होने से ये बेहतर है। जब गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने देखा कि ये चींटियां उनकी तरफ देखने की हिम्मत कर रहे हैं तो उसने फेंटली स्माइल किया। उसने कैजुअली नीचे के स्पेस की तरफ पॉइंट आउट किया और वॉइड ट्विस्ट होने लगा। जोंग युए जो उसके डायरेक्ट साइड के नीचे था, उसने कोई साउंड नहीं निकाला और उसका बॉडी ब्लड मिस्ट में एक्सप्लोड हो गया। एंडलेस चेन्स स्पेस के अराउंड इमर्ज होने लगे, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए, और कुछ ही मोमेंट्स में पूरे स्काई और हेवनली सी सिटी के सराउंडिंग एरियाज को कवर कर दिया। उनमें से एक चेन उस पोजीशन से गुजरी जहां पहले जैंगी था और सीधा उसके अदर डायमेंशनल स्पेस में चली गई। जैंगी की एस्टोनिशमेंट आई के सामने वो चेन उसके बॉडी में स्टैब हो गई। जैंगी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी स्पेशल एबिलिटी, जिसके लिए वो इतना प्राउड फील करता था, एक दिन किसी और के हाथों क्रैक हो जाएगी। उसके माइंड में 2 साल पहले का फियर फिर से रीसरफेस हो गया। जब उसने पहली बार एपिसलोन के रेल्म में स्टेप लिया था तब भी उसने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का टेरर फील किया था, बिल्कुल आज की तरह। बाइंडिंग चेन्स ने डायमेंशनल गेट को क्रॉस किया और डायरेक्टली जैंगी के बॉडी को पियर्स कर दिया। उसकी आंखें एक मोमेंट के लिए डेज्ड हो गई और टाइम 2 सेकंड पहले तक रिवर्स हो गया। ट्रेसिंग द ट्रैक्स ऑफ एवरीथिंग, इस एबिलिटी का डेथ प्रोमिनेशन एक्सट्रीमली रियल होता है, जो 2 सेकंड पहले प्रेडिक्शन करने की एबिलिटी देता है। और अब उसने आने वाले अटैक को क्लियरली देख लिया। श्योर एनफ बाइंडिंग चेन से एक बार फिर डायमेंशनल गेट के क्रैक से गुजरते हुए उस पर अटैक करने वाले थे। जैंगी जानता था कि एलियन स्पेस से बाहर निकलना मतलब डायरेक्ट मौत, लेकिन करंट सिचुएशन में उसके पास सिर्फ एंडलेस डिसअपेयर बचा था। उसने अपना बॉडी जितना हो सके ट्विस्ट किया ताकि फेटल ब्लो को अवॉइड कर सके, लेकिन फिर भी उसका लेफ्ट शोल्डर डायरेक्टली बाइंडिंग चेन से पियर्स हो गया। इस मोमेंट पर उसके बॉडी के सभी डिफेंसेस कंप्लीटली यूजलेस हो गए थे और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि जैसे ही चेन उसके बॉडी के थ्रू गया, उसने एक स्पेशल फोर्स फील की जो उसके बॉडी को फ्रीज कर रही थी। उसकी पूरी स्ट्रेंथ ड्रेन हो गई और एक फिंगर मूव करना भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया था। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने जैंगी को जोर से पुल किया और उसे एलियन स्पेस से ड्रैग करके रियलिटी में ले आया। उसे इन इंसेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैंगी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर था।
क्योंकि उसे याद था कि उसकी मुलाकात इस छोटे से लड़के से 2 साल पहले हुई थी और उसके स्पेशल एबिलिटीज उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। उसे किल करना थोड़ा पिटी लगता था, तो बेटर यही होता कि उसे एक पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन बना दिया जाए, बिल्कुल पहले के 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह। इस छोटे फेलो की एबिलिटीज़ और पोटेंशियल को देखकर लगता है कि शायद एक दिन वो एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बन सके जो उसके क्लोज लेवल तक पहुंच जाए। ये सोचकर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने उसे मारा नहीं। शैडो स्पेस में इस मोमेंट पर सबके दिल डूब गए थे और जैंगी के साथ मरने के लिए रेडी हो गए थे। और वाकई जब स्ट्रेंथ का गैप इतना एब्सोल्यूट हो तो सारी एफर्ट्स बेकार हो जाती हैं। उन्होंने ओरिजिनली सोचा था कि हाक्शॉ किंगडम, जो दुनिया की टॉप पावर है, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के साथ compete करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन रियलिटी ने उन्हें एक बात समझा दी। एक इंटेलिजेंट क्रिएचर्स की सिविलाइजेशन होने के बावजूद उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट किया और उन एंशिएंट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया। हान शांजो ने अपना सर नीचे झुका दिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन का पैट्रन सेंट होने के बावजूद वो अपना सर कभी दोबारा अनयील्डिंग तरीके से नहीं उठा पाएगा। जब जैंगी को इतनी आसानी से कैप्चर कर लिया गया तो अब उनके पास रेजिस्टेंस के लिए और क्या बचा है। अलग अलग रीजन्स के हेड्स ने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का ब्रीफ केस ऑलरेडी ओपन कर दिया और जैंगी का प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है। लेकिन होतू, जो एक ब्लैक क्लोक में कवर्ड थी, वो अब भी दूर स्काई को स्टेयर करती रही। क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया है? गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने अपना राइट हैंड रेस किया और एक क्लैंग के साथ बाइंडिंग चेन्स ने स्काई और अंडरग्राउंड के सारे स्पेस को ब्लॉक कर दिया ताकि सामने खड़े सब एलियंस को कैप्चर किया जा सके। जोंग यूए को किल करना ही काफ़ी है इन छोटे कीड़ों को इंटिमिडेट करने के लिए, और बाकी को बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए रख सकते हैं। आखिर लेवल 5 क्रिएचर अभी भी काफ़ी यूजफुल होते हैं, उन्हें वेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मोमेंट पर एक रे ऑफ लाइट दूर के अर्थ से राइज हुई। डार्क स्काई व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट हो गया। जैंगी हाफ नीलिंग पोजीशन में ग्राउंड पर था। उसका बॉडी फ्रोजन लग रहा था और उसके लिए स्ट्रेंथ एक्सर्ट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने क्लियरली देखा कि उसका शैडो अर्थ पर इंडेफिनेटली स्ट्रेच हो रहा था। अब सुबह होने वाली है। एक वास्ट लाइट नॉर्थ से आई और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के लाइट डार्कनेस को रैपिडली खत्म करने लगा। जैंगी ने एक फेमिलियर फोर्स को अप्रोच करते फील किया। उसने सरप्राइज में अपना हेड ऊपर उठाया बिना समझे कि क्या हो रहा है, और इस मोमेंट पर पूरी दुनिया की काउंटलेस आंखें हेवनली सीसिटी के बैटलफील्ड को स्टेयर कर रही थी। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने भी कुछ सेंस किया। उसने अपना हेड रेज किया और दूर के होराइजन में सीरियस गेज से देखा। जो चेन्स वर्ल्ड को बाइंड कर रही थी वो मैडली क्रिस क्रॉस होने लगी, जैसे पूरे वर्ल्ड को ब्लॉक करने वाली हो। जैंगी ने मुश्किल से अपना बॉडी टर्न किया और लाइट के सोर्स की तरफ देखा। फ्लैट ग्राउंड पर एक वाइट फिगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ की तरफ वॉक कर रहा था और उसका फिगर सबके आईज में ग्रेजुअली क्लियर होने लगा। एक यंग मैन जिसके वाइट रोब थे, वाइट हेयर था और स्किन आइस और स्नो की तरह वाइट थी, जो उनकी तरफ वॉक कर रहा था। उसके पीछे पूरा वर्ल्ड एंडलेस लाइट से फिल्ड था। वो लाइट से बाहर वॉक कर रहा था और हेवन और अर्थ के बीच की डार्कनेस को डिस्पेल कर रहा था। जैंगी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसे पहचान लिया। उनकी एक बार मुलाकात हो चुकी थी क्विलिंग माउंटेन्स के एबिस के नीचे। ये बाय लॉन्ग जी है जो एक स्नेक से ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन बना था। अगर हम कहें कि इस दुनिया में जैंगी को सबसे ज्यादा फियर किन 2 बीइंग से है, तो एक है गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और दूसरा है बाय लॉन्ग जी। बस फर्क ये है कि इन दोनों के लिए उसके फीलिंग्स बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल उसकी नज़र में गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड डिस्ट्रक्शन और डार्कनेस का सिंबल है, लेकिन बाय लॉन्ग जी ने उनके लिए पैसिफिक ओशन में वाटर रिलीज किया था। बाद में जब जैंगी ने उस अंडरग्राउंड ट्रिप को रिकॉल किया तो उसे क्लियरली रियलाइज हुआ कि अगर बाय लॉन्ग जी सच में उन्हें मारना चाहता तो वहाँ प्रेजेंट कोई भी सरवाइव नहीं करता। लेकिन जैंगी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस वक्त अपीयर करेगा।
जैंगी ने अपना हेड टर्न किया और होतू और शेंग दावन की तरफ देखा। शेंग दावन के फेस पर रिलीफ का एक्सप्रेशन था, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। सिर्फ होतू ने स्लोली अपनी जैसे वो सब कुछ ऑलरेडी जानती हो। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने बाइलोंगजी की तरफ देखा जो यहाँ अप्रोच कर रहा था। उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो लग रही थी, लेकिन एक ब्लिंक में ही वो बैटलफील्ड पर आ गया और जैंगी और बाकी लोगों के सामने खड़ा हो गया। जैंगी हाफ नीलिंग पोजीशन में ग्राउंड पर था और जब उसने अपना हेड रेस किया तो उसके बेयर फीट दिख गए। उसकी स्किन जेड की तरह वाइट थी और वो बिल्कुल भी फाइटर नहीं लग रहा था, बल्कि एक नोबल मैन की तरह लग रहा था। लेकिन जब वो स्नेक सामने खड़ा हुआ, जैंगी और बाकी लोगों ने एक्सट्रीम ईज फील किया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने अपना मुंह खोला और एक सीरीज ऑफ गिबरिश वर्ड्स अटर किए जो कुछ चेंजेस के बाद हाक्शाओ लोगों की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। क्या तुम इस जमीन के लिए फाइट कर रहे हो? बाइलोंगजी ने भी अपना मुंह ओपन किया और उसका टोन एक्सट्रीमली कोल्ड था और उसने लाइटली कहा, चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे इन्वॉल्व होने की जगह नहीं है। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को ऐसा लगा जैसे उसने कोई ह्यूज जोक सुन लिया हो और उसने अपने हेड पीछे थ्रो करके जोर से हंसना शुरू कर दिया। चाहे तू इस जमीन को सीज करना चाहता है, तेरी टोन थोड़ी ज्यादा एरोगेंट है। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही उसने अपना मूव कर दिया। बाइंडिंग चेन्स आसमान के अक्रॉस फ्लाई करने लगे और पूरे स्पेस को रैपिडली ब्लॉक कर दिया। बिलियंस ऑफ पिच ब्लैक चेन्स क्रिस क्रॉस होके बाइलोंगजी को ब्लॉक करने लगे। ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। बाइलोंगजी ने एक डीप सांस लिया और उसे फॉरवर्ड ब्लो किया। शिबू, उसने बस एक ठंडा सांस छोड़ा और उसके बाद जो चेन नेट पूरे वर्ल्ड को ब्लॉक कर रहा था वो इंस्टेंटली ब्रेक कर गया। जो चेन्स आसमान और अर्थ को ब्लॉक कर रही थी वो बाइलोंगजी के ब्रेथ से डायरेक्टली ब्रेक हो गई। ऐसा सीन देखकर स्काई में खड़े गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के चेहरे पर सोलोमन एक्सप्रेशन आ गया। आखिर तुम हो कौन? उसने ये विस्पर किया, लेकिन उसके हाथों की मूवमेंट बिल्कुल भी रुकी नहीं। उसने अपना राइट हैंड एयर में वेव किया और एक ह्यूज फिश बोन लाइक वेपन उसके हाथ में अपीयर हो गया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने हवा में एक लाइन ड्रॉ की जैसे व्हाइट पेपर पर इंक पेंट कर रहा हो। जैंगी और बाकी लोगों ने सिर्फ एक डार्क ट्रेस अपने सामने अपीयर होता देखा और एक थिक मार्क डायरेक्टली वॉइड में बॉर्न हो गया उसके और बाइलोंगजी के बीच। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की एबिलिटी भी स्पेस रिलेटेड है। बाइलोंगजी ने कोई मूवमेंट नहीं किया, लेकिन उसके सामने का स्पेस रैपिडली डिस्टॉर्ट होने लगा। जो सीन जैंगी और बाकी लोगों ने देखा वो ऐसा था जैसे पूरा वर्ल्ड एक क्रम्पल्ड ड्राइंग पेपर बन गया हो और सब कुछ अपना ओरिजिनल अपीयरेंस लूज कर चुका हो। दोनों के बीच की बैटल एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुकी थी। जैंगी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि लिविंग बीइंग्स की एबिलिटीज इस लेवल तक पहुंच सकती है। ऑर्डिनरी लोगों की नज़र में ये गॉड का रेल्म है। गेटकीपर ऑफ द हेड्स का अटैक बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हुआ। बाइलोंगजी ने अपना हाथ वेव किया और उसके हाथ में एक ह्यूज डबल एज्ड स्वॉर्ड अपीयर हो गया। यह सच में बहुत मुश्किल है। उसका टोन इम्पेशंस से भरा हुआ था, लेकिन अगले मोमेंट में वो स्पॉट से डिसअपियर हो गया। ट्रैकिंग ऑल थिंग्स की एबिलिटी के थ्रू जैंगी बेयरली उसके मूवमेंट्स का ट्रेजेक्टरी कैप्चर कर पाया। जब उसने डिस्टॉर्टेड स्पेस के थ्रू बाइलोंगजी का फिगर चेस किया, या शायद वो डिस्टॉर्टेड लाइट का इल्यूजन था, उसने देखा कि एक आर्म स्काई से गिर रहा था। बाइलोंगजी गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के सामने आया और बिना किसी फैंसी मूव के उस पर 2 स्वॉर्ड्स के अटैक किए। एक स्वॉर्ड ने गेटकीपर के लेफ्ट आर्म को कट कर दिया और दूसरे स्वॉर्ड ने उसका राइट आर्म। जैंगी हैरान हो गया। उसने सोचा था कि वो अपनी आंखों से एक थ्रिलिंग बैटल विटनेस करेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि टॉप लेवल एलियंस के बीच की बैटल इतनी सिंपल और प्लेन होगी। बाइलोंगजी की स्पीड फास्ट नहीं लग रही थी, लेकिन जब उसने अटैक किया, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के पास रेजिस्ट करने या डॉज करने का कोई स्पेस नहीं था, क्योंकि बाइलोंगजी के एक्शंस ने उसके सारे रूट्स को ब्लॉक कर दिया था और वो उसके सभी पॉसिबल काउंटर अटैक्स से भी अवेयर था। अगर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड अपने 2 आर्म्स सैक्रिफाइस नहीं करता तो उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हैरान रह गया और उसके पीछे खड़ी वुलुआन एम्पायर की माइटी आर्मी भी
बहुत हैरान हो गई। थंडर स्काई में रोल करने लगा। जैंगी ने अपना हेड ऊपर उठाया और देखा कि थंडर स्काई के अक्रॉस फायरबॉल की तरह रोल कर रहा था, जैसे एक बंच ऑफ हॉट व्हील्स हो। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की आंखें गुस्से से भरी हुई थी और उसके बॉडी से एक एंडलेस ब्लैक टाइड एमेट हो रहा था। लेकिन आखिर में थंडर की आवाज ने उसे अवेकन कर दिया और उसने अपना कॉन्शियसनेस रीगेन कर लिया। अगर उसने अभी अभी बायलॉन्जी के अगेंस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज की होती तो वो डेफिनेटली इस वर्ल्ड के रूल्स के थ्रू वाइप आउट हो जाता। और जो बायलॉन्जी उसके सामने खड़ा था वो भी लग नहीं रहा था कि उससे डील करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहा हो। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने तुरंत रियलाइज किया कि इस लैंड को इन्वेड करने का प्लान फेल हो चुका है। उसे पता था कि इस वर्ल्ड में एक से ज्यादा मिस्टीरियस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ उनकी वुलवान एम्पायर ही नहीं। लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि हाक्शाओ कंट्री के अंडरग्राउंड में इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस छुपा हुआ होगा। क्या तुम एक एंजल हो? गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड एक फ्लैश में बहुत दूर रिट्रीट कर गया और अपने थॉट्स को स्पेस फ्लक्चुएशन के जैसे एक तरीके से कन्वे किया। बायलॉन्जी ने बस उसकी तरफ एक्सट्रीमली कोल्ड आइज से देखा और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका कंडेंसिंग एटीट्यूड बिल्कुल वैसे ही था जैसे गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का ह्यूमंस के लिए था जब वो पहली बार आया था। बायलॉन्जी ने अपना राइट हैंड अपने लिप्स के नीचे रखा और जेंटली एलियन आर्मी ऑफ द वुलवान की तरफ पॉइंट किया। युबुकी आराशिनागी। इस बार जैंगी ने क्लियरली देखा कि हवा में एक इनविजिबल एनर्जी स्प्रेड हो रही थी, ट्रम्पेट शेप में वाइल्ड तरीके से आगे की एरिया की तरफ। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हॉरिफाइड हो गया और बिना किसी हेजिटेशन के इस लार्ज स्केल अटैक से डॉज कर गया। लेकिन वो तो डॉज कर गया, पर उसके पीछे खड़े वुलवान एम्पायर के एलियंस बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाए। साइलेंट, और उन्हें ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। उनके बॉडीज डस्ट में कन्वर्ट हो गए और एयर में डिसिपेट हो गए। जैंगी एक इनक्रेडिबल सीन देखकर शॉक्ड रह गया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जिसके दोनों आर्म्स कट हो चुके थे, बिना पीछे देखे अपनी लाइफ बचाने के लिए स्टार आइलैंड मिस्टी वैली की तरफ भाग गया। ये फोर्स आखिर उसके बॉडी से टकरा गया और उसके ब्लैक आर्मर को डस्ट की तरह तोड़ दिया और पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को सीरियस इंजरीज हुई क्योंकि जैंगी ने वेगली देखा कि स्काई से ब्लड ड्रिप हो रहा था, लेकिन वो कॉशियस था और जब वो फ्ली कर रहा था तो उसने वो ब्लड बर्न करना नहीं भूला। वो क्विकली स्काई में डिसअपियर हो गया। अगर हम वेरियस कंट्रीज के सैटेलाइट सर्विलियंस को देखें तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि अब वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा, वो सीधा स्टार आइलैंड फॉग वैली के फॉग में घुस गया। बायलॉन्जी का बॉडी ग्राउंड पर गिर गया। उसके फेस पर अब भी कोल्ड लुक था, जैसे उसके लिए कुछ भी सीरियस नहीं हो। जैंगी ने आज एक लाइफ एंड डेथ साइकिल एक्सपीरियंस किया था और उसके माइंड में अब थोड़ा कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। शेंग दावेन ही था जो होतू को सपोर्ट करता हुआ आगे आया और दूर से बो करके उसका शुक्रिया अदा किया। लॉर्ड एंजल, थैंक यू हमारे हाक्शाओ कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब बायलॉन्जी ने ये सुना तो उसने बस इनडिफरेंटली हेड टर्न किया। जैंगी ने क्लियरली उसकी आंखों में वो बेयरली कंसील्ड इम्पेशंस और डिस्गस्ट भी देखा जब वो उसके और बाकी लोगों के सामने था। उसने अपना मुंह ओपन किया और एक डिसडेनफुल टोन में स्टैंडर्ड मैंडरिन में कहा, हम ऑलरेडी अपने एंसेस्टर्स के रिमेन्स वापस लाने का फेवर रीपे कर चुके हैं, आगे से हमें दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर उसने सबके रिएक्शंस की परवाह किए बिना टर्न किया और वहां से चला गया। बस एक मोमेंट बाद उसका फिगर इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो गया। हेवनली सी सिटी बिल्कुल शांत हो गया। सीन पर इन लोगों के अलावा हेवनली सी सिटी में कुछ भी नहीं बचा था। ह्यूमन सिविलाइजेशन के सारे बिल्डिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। किस्मत से जैंगी ने शेल्टर का कंट्रोल ले लिया था और हेवनली सी सिटी के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी उसके एलियन स्पेस में स्टोर्ड थे। उसके बेस को रीबिल्ड करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। जब बाकी लोग अभी भी पिछली बैटल के शॉक में इमर्स थे, तब जैंगी का माइंड फाइनली सेंस में वापस आया। उसे समझ आया कि बायलॉन्जी ने हेल्प क्यों की। वो ड्रैगन फॉसिल की वजह से था जो जैंगी नियोन से वापस लाया था।
जैंगी ने साइलेंटली डायमेंशनल डोर ओपन किया और जब बाकी लोग अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे तब उसने अपने ब्लैक बिशप लेवल एलियन के रिमेन्स कलेक्ट कर लिए, जिसे इनिशियली गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड समझा गया था। उसका ये छोटा सा एक्शन तुरंत सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर गया। ली चेंगोंग ने गुस्से में जैंगी की तरफ पॉइंट किया, केओस, थोड़ा काइंड पर्सन बनो, तुम सब कुछ अपने लिए नहीं ले सकते हो। तू और बाकी लोगों ने भी जैंगी की तरफ देखा और उनकी आंखों में जो मीनिंग था वो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट था। वो लोग ऑलमोस्ट मरने वाले थे तब जाके उन्हें ब्लैक बिशप को मारने तक पहुंच पाए, तो अब वो जैंगी को सारे बेनिफिट्स लेने नहीं देंगे। जैंगी ने देखा कि उसका छोटा सा एक्शन सबको नोटिस हो गया है और उसने एक एक्सट्रीमली काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम लोगों को देखो, तुम लोग फिर से एंशियस हो रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं सब कुछ अपने लिए रखना चाहता हूँ? मैं तो बस सबके लिए सेव कर रहा हूँ। जब कोई एलियन मर जाता है, अगर उसके बॉडी को जल्दी सील ना किया जाए तो उसके बॉडी का एसेंस धीरे धीरे हेवन और अर्थ के बीच डिसपेट होने लगता है। चाहे जैंगी ब्लैक बिशप लेवल ओरिजिन से बहुत टेम्पटेटेड था, लेकिन वो सबके अगेंस्ट जाके दुश्मन, वो एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड इंसान है। इस बैटल में हाक्शाओ किंगडम के सभी मेजर रीजन्स और दूसरे कंट्रीज ने भी ग्रेट एफर्ट दिए हैं। जैंगी इतना स्टूपिड नहीं है कि वो ऐसे कोई ट्रेचरस चीज़ करे। वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा एस्टिमेट है कि अलग अलग रीजन्स और फ्रेंडली एलियंस को काफ़ी डैमेज हुआ होगा। पहले रेस्ट करना बेटर होगा। चिंता मत करो, मैं ये ओरिजिन अपने लिए नहीं लूँगा, लेकिन जो चीज़ मेरी है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैंगी ने ये बात अपने दिल में कही। आखिर चीज़ तो उसके हाथ में है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये उसकी अप्रूवल से ही डिसाइड होगा। है सबने जैंगी के एटीट्यूड पर आइज रोल किया, लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सब लोग बैडली इंजर्ड थे। एलेक्सी स्पेशली डायरेक्टली ब्लैक बिशप के अटैक से शॉक हो गया था। अगर वो इतना स्ट्रांग ना होता तो अब तक कोलैप्स कर चुका होता। ड्रग इंजेक्ट होने के बाद भी उसका बॉडी सबके एस्टोनिश गेज के सामने माउंटेन की तरह कोलैप्स हो गया। शेंग दावन ने तुरंत कहा, केओस, सबको ब्लिजर्ड सिटी भेजो ट्रीटमेंट के लिए, तुरंत। इस वक्त दाइशन अनकॉन्शियस हो चुका था और सबको टेलीपोर्ट करने के केपेबल नहीं था, तो अब सिर्फ जैंगी पर ही रिलाई किया जा सकता था। जैंगी ने नोट किया, लेकिन उसने सबसे पहले शैडो स्पेस में सबको रिलीज किया। जब सब लोग लैंड किए तो उन्होंने देखा कि हेवनली सी सिटी एक डेसोलेट जगह बन चुकी थी और उनके आंखों में एक ग्रीफ भर गया। चाहे कुछ भी हो, ये जगह उनके लिए बहुत सारी मेमोरीज कैरी करती है। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि ये बैटल पूरे सिटी को खत्म कर देगी, तो कैसे वो हर्ट ना होते। जोकीर सैड फील नहीं कर रही थी, बल्कि वो तुरंत जैंगी के पास भाग कर आई और अपने हाथ उसके चेस्ट पर रख दिए। वो लोग एक्चुअली मुयान के शैडो स्पेस में जो कुछ भी हुआ सब क्लियरली देख पाए थे। जब जैंगी के चेस्ट को गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की चेन्स ने पियर्स किया था, तब जोकीर फ्राइट से बिल्कुल पेल हो गई थी। उसने जैंगी की तरफ वरीड नज़र से देखा और उसके हाथों से कंटिन्यूसली वाइट सुपरनैचुरल पावर्स रिलीज होने लगे। उसने डॉक्टर की एबिलिटी यूज़ करके उसका बॉडी रिपेयर करना शुरू कर दिया। जैंगी ने अपने चेस्ट के वुंड की तरफ देखा और उसे थोड़ा स्केयर्ड फील हुआ। उस वक्त का वो ब्लो इतना शॉकिंग था कि उसने जैंगी को कंप्लीटली हैरान कर दिया था। अगर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के इंटेंशंस कुछ और ना होते तो वो डायरेक्टली उसे मारने का डिसीजन लेता, तो जैंगी भी जोंग यूए की तरह पाउडर बन चुका होता। समझ आया कि स्ट्रेंथ का गैप इतना ज़्यादा भी हो सकता है। एस्केप इनटू द वॉइड, जो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के अटैक को विथस्टैंड कर सकता है, वो भी हायर लेवल स्पेस बेस्ड एलियंस की एबिलिटीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता। इस बैटल के बाद जैंगी ने इस वर्ल्ड के लिए थोड़ा और ऑफ फील किया। समझ आया कि ये वर्ल्ड अभी भी बहुत डेंजरस है, उसे फ्यूचर में और ज़्यादा स्टेबल रहना होगा। इस वक्त उसके फैमिली के सभी लोग उसके अराउंड गैदर हो गए, कंसर्न भरी नज़र से उसकी तरफ देख रहे थे। भाई, क्या तुम ठीक हो? जैंगी, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। कुछ लोग स्ट्रेस थे, कुछ लोग कंसर्न्ड और कुछ लोग अशेम्ड लग रहे थे। अंकल यू, एक स्टडी मिडिल एज्ड मैन, उसने शेम के साथ अपना हेड नीचे झुका दिया। उसने क्वाइटली अपने फिस्ट क्लेंच किए। उसकी आंखों में पूरी तरह से अनविलिंगनेस भरी हुई थी। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैंगी और उनके बीच का स्ट्रेंथ गैप और ज़्यादा होता गया।
अंकल यू ग्रेजुअली ओवरवेल्म्ड फील करने लगा। वो हमेशा जैंगी के फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहता था, उम्मीद से कि वो कम से कम थोड़ी हेल्प कर सके। लेकिन जब वो रियल बैटलफील्ड पर था तब भी वो वही था जिसे जैंगी की प्रोटेक्शन चाहिए थी। जैंगी ने फेंटली स्माइल किया और आराम से कहा, सब लोग एक स्क्रू की तरह होते हैं, उन्हें सही पोजीशन में होना चाहिए ताकि वो अपने रोल प्ले कर सकें। सॉरी फील मत करो, फ्यूचर में बस किसी और जगह मेहनत करो। मेरे आसपास के सब लोग गिफ्टेड नहीं हैं। लेकिन तो क्या हुआ? वो सब जैंगी के कंपेनियंस हैं जो उसके साथ जर्नी में रहे हैं। कौन डिसाइड करता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले ही स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के साथ रहने के क्वालिफाइड होते हैं? उन सब चीज़ों के कंपैरिजन में जैंगी को अब सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसे कंपेनियंस जैसे अंकल यू जो डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं, उन्हीं पर जैंगी ट्रस्ट कर सकता है। अभी बात मत करो, पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। जो कीर ने पाउट किया और मटर करने लगी। वूंड जैंगी के चेस्ट के थ्रू गया था और देखने में एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग लग रहा था, लेकिन एक्चुअली कॉम्बैट यूनिफॉर्म ने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मेडिसिन इंजेक्ट कर दिया था। ये सब बस स्कैरी लग रहा था, लेकिन रियल में इतना बड़ा इशू नहीं था। यांग मी ने तुरंत अपना स्पेशल एनर्जी फूड निकाला। जैंगी, ये राइस बॉल खा लो, ये तुम्हारी एनर्जी रिप्लेनिश कर देगा। हाँ बढ़िया है। जैंगी ने अपने आसपास के कंसर्न्ड लोगों को देखा और उसके दिल में एक वार्म फीलिंग राइज होने लगी। जो सैडनेस हेवनली सी सिटी के डिस्ट्रक्शन की वजह से उसके अंदर थी, वो इस मोमेंट पर कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। हाँ, जब तक ये लोग यहाँ हैं, हेवनली सी सिटी भी यहीं है। उसने शेल्टर को एक डिफरेंट स्पेस में शिफ्ट कर दिया था और पूरे हेवनली सी सिटी के स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स भी उसके स्पेस में स्टोर्ड थे। अगर टाइम और मैन पावर मिल जाए तो हेवनली सी सिटी का पहले वाला अपीयरेंस रीबिल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। शायद उससे भी आगे जाया जा सकता है। हे बिग ब्रदर, अपना अफेक्शन शो करना बंद कर और यहाँ के वुंडेड लोगों का ध्यान ले, ठीक है? जैंगी को एक ग्रुप ऑफ पीपल ने सराउंड किया हुआ था और ली चेंगोंग कंप्लेन किए बिना रह नहीं पाया। सब इंजर्ड हैं, सॉरी। जैंगी के फिजिकल इंजरीज क्विकली हील हो गए थे और उसके इंजरी सबसे लाइट थे सभी में से। जैंगी ने जो कीर से कहा कि वो एलेक्सी और बाकी लोगों को पहले सिंपल ट्रीटमेंट दे। ये लोग सीरियसली इंजर्ड थे और जो कीर के लिए उन्हें कंप्लीटली हील करना अकेले बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो बेटर ये होगा कि सबको ब्लिजर्ड सिटी भेज दिया जाए और एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम के हवाले कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ब्लिजर्ड सिटी का मेंशन हुआ, फैटी शू आगे आया और अपने पास खड़े पर्सन की तरफ नॉड किया। जैंगी ने अपना हेड टर्न किया और देखा कि एक लड़की जिसके लॉन्ग थिक ब्लैक हेयर सीवीड की तरह लग रहे थे, वो स्नो में मोशनलेस खड़ी थी। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं लग रहे थे। टास्क कंप्लीट करने के बाद वो अकेले खड़ी थी, किसी को हेलो भी नहीं बोला। लेकिन जब सब ने उसका फेमिलियर फेस देखा तो फैटी शू और बाकी लोग सबकॉन्शियसली अलर्ट हो गए। आखिर ये वही औरत थी जिसकी वजह से वो लोग ऑलमोस्ट डिसअपियर तक पहुंच गए थे और हेवनली सी सिटी के ऑलमोस्ट सभी लोग उसकी वजह से मर गए थे। ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, मुझे पता था ये दिन आएगा, जैंगी ने कामली कहा। उसे जूयू के अपीयरेंस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने फैटी शू और बाकी लोगों की तरफ स्माइल किया और कहा, जू जंग को अपना खुद का ट्रम्प कार्ड रखने का राइट तो होना ही चाहिए, है ना? बस ये नहीं पता कि जू जंग के माइंड में ये क्लैरिटी है या नहीं कि कौन किंग है और कौन लेसर किंग। जैंगी ने अपनी एबिलिटीज यूज करके हेवनली सी सिटी के आसपास के सभी इंजर्ड लोगों को गैदर किया। उसने जोकीर और दूसरे मेडिकल स्पेशल लोगों से कहा कि वो पहले उन्हें सिंपल ट्रीटमेंट दे। इनको जिनका इंजरी सीरियस नहीं था वो पहले हेवनली सी सिटी में ही रुकेंगे। जो लोग सीरियसली इंजर्ड थे और जो वेरियस रीजन और कंट्रीज के इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, उन्हें ब्लिजर्ड सिटी भेज दिया गया ताकि उन्हें हाईएस्ट लेवल का मेडिकल केयर मिल सके। इस दिन ब्लिजर्ड सिटी स्पेशली लाइवली था। जू जंग पर्सनली आगे आया, सबको वार्मली एंटरटेन किया और एक्टिवली एक मेडिकल टीम अरेंज की। लेकिन ये सब अरेंजमेंट्स करने के बाद वो स्पेशली जैंगी से मिलने आया। जैंगी, इस बार सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ। मैं हाकशाओ कंट्री और रिवरसाउथ डोमेन के लिए तेरी कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलूंगा, जू जंग ने सिंसियरली कहा। जैंगी ने अपना हेड टर्न किया और जू जंग की तरफ देखा, स्माइल करते हुए बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि
जू शुआई के पास एक क्लर ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ है। लगता है ओल्ड वन ही सबसे वाइज होते हैं। जैंगी ने जू जंग को थम्स अप दिया। जू जंग स्माइल कर रहा था और वो भी इस बार के सबसे बड़े विनर्स में से एक था। उसने जूयू का ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा था और तब तक वेट किया जब तक अलग अलग बैटलफील्ड्स पर बैटल ऑलमोस्ट खत्म नहीं हो गए। उसके बाद ही उसने जूयू को एक्शन में भेजा। एक ही बार में हाई लेवल एलियंस का ओरिजिन और एबिलिटीज काफी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो गया। जूयू ने सब कुछ एक सांस में कंज्यूम कर लिया और अब उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वो इतना स्टूपिड नहीं था कि अब जैंगी के सामने शो ऑफ करे। आखिर उसने जैंगी के डिस्प्लेड स्ट्रेंथ को क्लियरली देख लिया था। इस बार जूयू का हार्वेस्ट छोटा नहीं था, लेकिन जैंगी का हार्वेस्ट उससे भी ज्यादा बड़ा था। ब्लैक बिशप लेवल ओरिजिन अभी भी उसके हाथ में था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे तू जानता है, ब्लिजर्ड सिटी में कभी भी एक एपिसलॉन इनह्यूमन नहीं रहा, जो ब्लिजर्ड सिटी की सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। हम हमेशा तुझे ट्रबल में नहीं रख सकते, इसीलिए मुझे रेड यू ट्री कल्टीवेट करना पड़ा। जैंगी, तुम मुझे समझते हो। जैंगी ने अपने दिल में स्नीयर किया, लेकिन सरफेस पर फेंटली स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स ये सब जू शुआई की फ्रीडम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैंगी ने कभी भरोसा नहीं किया था कि जू जंग उसके साथ कंप्लीटली ओपन होगा। जिस दिन उसकी पहली बार मुलाकात जू यू से हुई थी, जैंगी ने तभी से इस दिन के बारे में सोच लिया था। हेवनली सी सिटी में जब वो सिर्फ एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट था, तब भी वो एपिसलॉन लेवल जूयू को किल कर चुका था। तो अब जब वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो क्या बात है। वैसे जूयू का कोई कोड नेम है क्या? जैंगी ने कैजुअली पूछा। जू जंग ने स्माइल करते हुए बोला, डिसाइड हो चुका है। रिवर साउथ डोमेन के एलियंस के कोड नेम सब तुम्हारे बेस पर रखे गए हैं। कोई भी तुमसे ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए जो कोड नेम हमने जूयू को दिया है वो है नूबा। जब जैंगी ने ये कोड नेम सुना तो उसने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की। नूबा, हानबा, हाँ ये काफी सूटेबल कोड नेम है। नूबा मैथोलॉजी में हुआंगदी की डॉटर है। उसकी डेथ के बाद वो ज़ोंबीज के एंसेस्टर्स में से एक बन गई थी। ये आइडेंटिटी जूयू के साथ परफेक्टली समझ आती है। जो चाहे करो, ये तो बस एक कोड नेम ही है। जैंगी ने अपना हाथ वेव किए। उसे जू जंग के साथ आर्ग्यू करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आखिर जब यहाँ सब सेटल हो जाए तो उसे तुरंत हेवनली सी सिटी वापस जाके उसे रीबिल्ड करना है। उस बैटलफील्ड में हेवनली सी सिटी में काफी लोग मर गए थे और पूरा एमराल्ड वाटरसाइड बेस अर्थ के डेप्थ से निकलकर सी में थ्रो कर दिया गया था और वो सब मर्ज हो गया। दूसरे दो रीजन्स के लोग टाइमली नोटिस मिलने के बाद एस्केप कर गए थे, लेकिन बैटल का आफ्टरमैथ शायद फिर भी काफी लोगों की जान ले गया होगा। अब जब वॉर खत्म हो चुकी है तो हमें रीग्रुप करना होगा और उन रेफ्यूजीज को वापस बुलाना होगा। जू जंग ने तुरंत जैंगी से कहा, वैसे हेवनली सी सिटी अभी वॉर के बीच में है और सुना है कि लॉसेस काफी हैवी हैं। अगर तुम्हें रीजन से असिस्टेंस चाहिए हो तो मुझे बता देना। जैंगी ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, मेरे पास सप्लाईज और मैन पावर दोनों में ह्यूज गैप है। जू जंग ने तुरंत कहा, उसकी चिंता मत करो, जब तक तू बोलेगा ब्लिजर्ड सिटी का वेयर हाउस तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। और मैन पावर की बात करें तो ब्लिजर्ड सिटी में अब मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं जो किसी भी वक्त डिस्पैच होने के लिए रेडी हैं। अपोकलिप्स के 3 सालों में ब्लिजर्ड सिटी हाक्शाओ किंगडम का सबसे सेफ सिटी बन चुका था, सिर्फ जैंगी के प्रोटेक्शन की वजह से। यहाँ की पॉपुलेशन अब 5 मिलियन तक पहुँच चुकी है और यहाँ ऑलमोस्ट कोई भी आइडल नहीं है। सब कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के फैमिलीज को छोड़कर बाकी सबको काम करना पड़ता है। सिर्फ फुल टाइम सोल्जर्स ही 1 मिलियन तक हैं और बाकी सब स्किल्ड वर्कर्स और ऑर्डिनरी लेबर्स हैं। जैंगी ने नोट किया, पहले मुझे हेवनली सी सिटी वापस जाके लॉसेस एस्टिमेट करने दो, उसके बाद मैं वापस आके तुझसे मैन पावर और सप्लाईज मांग लूँगा। वैसे क्या तू सोच चुका है कि बाकी रीजन्स को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा? जैंगी के फेस पर एक टीजिंग स्माइल थी। जब बाकी रीजन्स डेथ तक फाइट कर रहे थे तब उनका रिवर साउथ डोमेन क्वाइटली एक एपिसलॉन लेवल म्यूटेंट को छुपा के बैठा था, जो बैटल के क्रिटिकल मोमेंट पर जंप करके सारे रिवॉर्ड्स ले गया। उस वक्त वॉर का स्टेट था तो किसी ने इस बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अब जब वॉर खत्म हो चुकी है तो शायद बाकी रीजन्स जू जंग को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जू जंग ने थोड़ा फ्रॉन किया और उसके फेस पर एक मीनिंगफुल बिटर स्माइल आ गई। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस सारे लॉसेस को मेकअप करने का। जू जंग को क्लियरली पता था कि जो उसने किया वो फेयर नहीं था, लेकिन अब जू यू एक ग्रेट वेपन बन चुकी है। अब से ब्लिज़र्ड सिटी के पास टॉप कॉम्बैट पावर है और उसे किसी और के फेस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जैंगी की तरफ भी नहीं। जू जंग अब सीधा चलने लगा है, उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर गेंस इतने बड़े हो तो थोड़ा कैरेक्टर लॉस कोई बड़ी बात नहीं लगती। वैसे भी अब तो मैटर सेटल हो चुका है और बाकी रीजन्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उन्हें कुछ रिसोर्सेस अलोकेट करने ही पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो सके। जैंगी तुरंत हेवनली सी सिटी वापस चला गया। उसका ह्यूज हेवनली सी सिटी फोर्ट्रेस वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर सेट हो चुका था और देखने में बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था। जैंगी अपने घर वापस नहीं गया जहां उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बजाय वो फोर्ट्रेस के हाई डोम पर जाके बैठ गया और दूर के वास्ट ओशन की तरफ गेस करने लगा। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड एस्केप कर गया, लेकिन बाय लॉन्ग जी ने उसे बैडली बीट किया था। इस बार वुलवान एम्पायर की पूरी आर्मी वाइप आउट हो गई, सिर्फ वो एक बचा। इस बैटल के बाद गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो दोबारा इस जगह पर कदम रखे। जैंगी ने उस वक्त दोनों के बीच की कन्वर्सेशन क्लियरली सुनी थी। ये बात ऑब्वियस थी कि वुलवान एम्पायर और बाय लॉन्ग जी की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से कम्प्लीटली अनअवेयर थी। इस बात ने जैंगी के हार्ट में एक डाउट जगाया। अगर ये सब टॉप लेवल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस हैं और अगर ये एंशिएंट टाइम्स में प्लैनेट के ओवरलॉर्ड्स थे तो फिर ये एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? और इस वर्ल्ड में ऐसे लोग और कितने हैं? वो आए कहाँ से और क्यों उन्हें अंडरग्राउंड में छुपना पड़ता है? जैंगी का माइंड अभी काफ़ी कंफ्यूज था और उसके अंदर एक बोल्ड गेस धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। अगर बाय लॉन्ग जी और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे बीइंग्स भी सरफेस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो रियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डिजास्टर है वो अभी तक आया ही नहीं? हाक्शाओ किंगडम की बैटल फाइनली खत्म हो गई। ये बैटल दुनिया के मेजर ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस ने क्लोजली ऑब्जर्व की। इस बैटल ने सबका वर्ल्ड व्यू रिफ्रेश कर दिया। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और बाय लॉन्ग जी ने जो पावरफुल स्ट्रेंथ डिस्प्ले की, उससे सबको एक मैसिव क्राइसिस का फीलिंग हुआ। चाहे किसी के पास दुनिया का टॉप स्ट्रेंथ हो, जब हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन किया जाए तो रियलाइज होता है कि प्लैनेट को डोमिनेट करने के लिए अभी भी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है। कोई भी सिंगल कंट्री या फोर्स वुलवान एम्पायर की फुल्ली इक्विप्ड एलियन आर्मी का अटैक झेल नहीं सकता। इस बार बाय लॉन्ग जी ने एक्शन ना लिया होता तो पूरे हाक्शाओ किंगडम में कोई भी उस टेरिफाइंग गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को रोक नहीं पाता। इसीलिए तो बैटल के स्टार्ट में ही सिल्वर आर्मर चिल्लाया था कि ये बैटल तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ह्यूमंस के पास जीतने की कोई होप नहीं है। कोलंबिया फ्रैंकलिन वेल। एक ह्यूज लेबोरेटरी में लाइट्स डिम थी, हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन एयर में सस्पेंडेड थे और उन पे हाक्शाओ किंगडम के बैटल फील्ड के अलग अलग जगहों के इमेजेस डिस्प्ले हो रहे थे। एक ओल्ड मैन वाइट कोट में डेड फिश आइज के साथ उन स्क्रीन्स को स्टेयर कर रहा था। उसकी आई बॉल्स हर स्क्रीन पर रोल कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सीरियस था, लेकिन अगर आप देखें कि वो एक वाइन बॉटल हाथ में पकड़े हुआ है और उसके मुंह के कॉर्नर्स पर ड्रूल भी है, तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि वो एक रिगरस साइंटिस्ट है। उसका वाइट कोट काफ़ी लार्ज था और उसके पीछे से कुछ थिन ट्यूब्स ट्रेल कर रहे थे जो लैब के सेंटर में एक ह्यूज कंटेनर से कनेक्टेड थे। वो कंटेनर एक ब्रेन की तरह लग रहा था, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड और डेंसली पैक्ड ग्रीन ट्रांसपेरेंट वेसल से कवर्ड। लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो शॉकिंगली पता चलेगा कि उनमें एक्चुअली लिविंग ब्रेन्स हैं। ये अंडरग्राउंड वाले लोग सच में बहुत पावरफुल हैं। अगर करंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लेवल से देखें तो हम बिल्कुल भी केपेबल नहीं हैं इनके अगेंस्ट फाइट करने के। ये नहीं पता कि ऐसे कितने लोग अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं। वैसे भी हमें इनके अगेंस्ट डील करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। वेपन्स या इनह्यूमंस, दोनों डायरेक्शन को साइमल्टेनियसली डेवलप करना होगा। अगर हम वेपन्स इंप्रूव करना चाहें
तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन ह्यूमन टेक बहुत स्लो डेवलप हो रही है। म्यूटेंट को कल्टीवेट करना, उसका कॉस्ट बहुत हैवी है। डॉक्टर लैब में अपने आप से मटर कर रहा था। कभी कोई आइडिया सोचता तो अगले मूवमेंट खुद ही उसे इंटरप्ट कर देता, जैसे अपने ही साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हो। तभी लेबोरेटरी का डोर अचानक से ओपन हुआ। कोई पर्सन अंदर आया, नहीं करेक्ट करे तो एक वाइट लैब्राडोर। वो 4 पैरों पर नहीं चल रहा था, बल्कि एक ह्यूमन की तरह अपने 2 हिंड लेग्स पर वॉक करता हुआ अंदर आया। प्रोफेसर ने सलन लुक के साथ टर्न किया। हे, अब कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ गया? वाइट डॉग ने अपना हाथ स्प्रेड किए इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला, हेलो प्रोफेसर दा विंची, मैं हूँ ब्रायन। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने अभी वाली वॉर देखी? बहुत हॉरिफिक थी। मुझे थोड़ा वरी हो रहा है। अगर ऐसे वॉर हमारे कंट्री में ब्रेकआउट हो गई तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? ये प्रोफेसर है लियोनार्डो दा विंची, कोलंबियन नेचुरल साइंस एसोसिएशन का चीफ साइंटिस्ट। ग्रिफिन की बात सुन के दा विंची ने अनहैप्पी लुक के साथ बोला, करंट सिचुएशन के हिसाब से कोई भी ह्यूमन करंट कंट्री पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट compete करने के क्वालिफाइड नहीं है। मेरा मतलब है वो पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस। ये अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं लगते और उनके बीच स्ट्रेंथ का गैप भी काफ़ी बड़ा है। शायद कुछ सिविलाइजेशंस ह्यूमन से भी वीक हो सकती हैं। तो अगर वाकई वो सिचुएशन आई तो बेटर होगा कि हम बस ये प्रे करें कि दुश्मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अपने 2 फ्रंट पॉज स्प्रेड किए और प्रोफेसर दा विंची से कहा, लेकिन हमें अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। प्रोफेसर दा विंची, आपको अपनी एबिलिटीज़ फुल यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि आपको और पावरफुल वेपन्स या ऐसे ड्रग्स रिसर्च करने चाहिए जो इन ह्यूमंस को और ज़्यादा पावरफुल बना सके। प्रोफेसर दा विंची ने वाइन का एक बड़ा सिप लिया और ग्रिफिन की तरफ अनहैप्पीली ग्लांस किया। बोलना तो आसान है, लेकिन अगर तुम्हें एबिलिटी है तो खुद करके दिखा। उसने ग्रिफिन के नोज की तरफ पॉइंट किया और ग्रिफिन ने एम्बैरेसमेंट में अपनी नज़र हटा ली। वेल, मुझे लगा ये काम साइंटिस्ट जैसे आपके लिए होते हैं। प्रोफेसर दा विंची ने ज़मीन पर जोर से थूक दिया, लेकिन फिर भी वो तुरंत टेस्ट बेंच की तरफ गया और स्क्रीन पर अपने हाथों से टैप करने लगा। तू एक डर्टी डॉग है, मोरालिटी की बात करता है लेकिन सिर्फ दूसरों को काम बोलता है। मैं तेरा जैसा टॉकर नहीं हूँ। एक्चुअली मैं ह्यूमन जेनेटिक कोड के करीब पहुँच चुका हूँ। ग्रिफिन की आंखें बल्ब की तरह लाइट अप हो गईं और वो एक्साइटेडली प्रोफेसर दा विंची के साइड में भाग गया, अपने 4 लेग्स ग्राउंड पर रखे और नॉर्मल डॉग की तरह टेल शेक करने लगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फैन की तरह। हे ब्रदर, मुझे पता था तुम कर सकते हो। दा विंची ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस एक लार्ज स्ट्रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्क्रीन पर कॉल किया जो एक ह्यूज डबल हीलेक्स स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन जो अब तक सर्वाइव कर रही हैं, लगता है उन्होंने सैक्रेड एसेंस क्रिएट करने के टेक्निकल मींस मास्टर कर लिए हैं, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग ह्यूमंस भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसने स्क्रीन की तरफ स्टेयर किया, उसकी आंखें ग्रेजुअली सीरियस हो गई। शायद हमने ये डिस्कवरी थोड़ा लेट किया है और ऐसे काम करने का जो प्राइस होगा वो एक्सट्रीमली ह्यूज होगा। एक यूरोपियन आइलैंड पर जहां स्नो स्टॉर्म छाया हुआ था, स्काई डार्क हो चुका था। इसका मतलब था कि प्लैनेट के दूसरे साइड पर हाकशाओ कंट्री में दिन का आगाज हो चुका है। कई घंटों की इंटेंस फाइटिंग के बाद प्लैनेट के सभी टॉप फोर्सेस के लीडर्स को ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा हफ्ता बीत गया हो। हितोमी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मॉन्टेस्क्यू हैंड ग्राउंड कॉफ़ी सिप करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स के भेजे गए बैटल रिपोर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे। इन रिपोर्ट्स में कुछ प्रीशियस सैटेलाइट इमेज और ऐसे मटेरियल्स भी थे जो सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने गहरी सांस ली। ये दुनिया बिल्कुल वैसे ही डेवलप हो रही है जैसे हमने उम्मीद की थी, लेकिन चाहे हमें पहले से पता था कि ह्यूमंस और उन मिस्टीरियस बीइंग्स के बीच पावर का गैप होगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो गैप इतना ज़्यादा होगा। ब्रैट ने रिस्पेक्टफुली कहा, क्या हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही यही नहीं है कि हम इस अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग को चेंज कर सके? मॉन्टेस्क्यू ने नॉड किया। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें 4 ऐसे नाइट्स चाहिए जो अपने पैरों पर खड़े हो सके, जिनकी विल फर्म हो, स्ट्रेंथ अनब्रेकेबल हो और जो हमें डार्कनेस से बाहर ले जा सके।
उसने अपने राइट हैंड से सीट के आर्म रेस्ट पर टैप किया। इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर हाक्शाओ कंट्री के 2 लोग जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है 4 हॉर्समैन ऑफ द डॉन बनने का, वो है होतू और केओस। तो तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन ज़्यादा सूटेबल है एक नाइट बनने के लिए? जब ब्रैट ने ये क्वेश्चन सुना तो उसने अपनी चिन पकड़ी और काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने केयरफुली आंसर दिया, अभी के लिए कहना मुश्किल है, दोनों ही काफ़ी केपेबल हैं, लेकिन अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं केओस को बेटर मानता हूँ। मॉन्टेस्क्वे ने एक इंक्वायरिंग लुक दिया, जैसे ब्रैट के कंक्लूजन का ओरिजिन समझना चाहता हो। ब्रैट ने कहा, हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से होतू का एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ कुछ कांटेक्ट हुआ है जो क्विलिंग माउंटेन्स के नीचे है। इस बार जो वाइट हेयर्ड बॉय अपीयर हुआ उसने हमें कुछ दिखाया है। ये हमारे फ्यूचर एक्शंस के लिए कंड्यूसिव नहीं है। और अगर एबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे केओस ज़्यादा पसंद है। उसकी एबिलिटी ज़्यादा फ्री है और उसका काम करने का स्टाइल कॉशियस है, लेकिन उसमें थोड़ी मैडनेस भी है, और यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए। ब्रैट स्माइल करता है और कहता है, शायद उसे खुद भी नहीं पता। मॉन्टेस्क्यू थोड़ी देर साइलेंट रहा और फिर बोला, हमें इस मैटर को ऑब्जर्व करते रहना होगा। आखिर केओस और हमारे 4 हॉर्समैन ऑफ द डॉन के बीच अभी भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है। 4 हॉर्समैन ऑफ द डॉन के क्राइटेरिया सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, हमें उसे एक इंसान के रूप में भी कंसिडर करते रहना होगा। ब्रैट ने नोट किया, आप सही कह रहे हैं। जब मॉन्टेस्क्वे ने 4 हॉर्समैन ऑफ द डॉन का जिक्र किया तो उसके माइंड में वो हीरोइक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन फ्लैश हुआ। उसने पूछा, किंग ऑर्थर अभी क्या कर रहा है? हाक्शाओ ने ब्रिटेनिया और दूसरी कंट्रीज को हेल्प के लिए लेटर सबमिट किया होगा, लेकिन नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो उनके यूजुअल स्टाइल के अगेंस्ट है। ब्रैट ने कहा, वो 1 महीने पहले एटलांटिस गए थे। सुना है उन्होंने एंशिएंट पैलेस के रूइंस डिस्कवर किए हैं और अब वो सेकेंड लेयर ऑफ द डीप सी में एंटर करने वाले हैं। मॉन्टेस्क्वे के फेस पर एक इमोशनल एक्सप्रेशन आ गया। अगर वो सेकेंड लेवल सी एरिया में कुछ गेन कर लेते हैं तो उनके रिटर्न के बाद उनकी स्ट्रेंथ का इमेजिन करना भी मुश्किल होगा। अगर ये प्लैनेट एक हाउस है तो ह्यूमंस उसमें रहने वाले कॉकरोचेस की तरह है। हमारी लाइव्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी रेजिलियंस है जो बाकी सब स्पीशीज को डराती है। तू हमें बार बार डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हम हमेशा अपना सीड प्रिजर्व कर लेते हैं। अगली बार जब हम अपेयर करते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मुझे होप है कि जब वो दिन आएगा तब ह्यूमंस के आउटस्टैंडिंग बीइंग्स वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली कैटास्ट्रोफी को स्टॉप कर पाएंगे। मॉन्टेस्क्वे के शाय के बाद ब्रैट ने अपनी रिस्ट पर स्मार्ट डिवाइस एक्टिवेट किया और एक ह्यूज ब्लू स्क्रीन उसके सामने फ्लोट कर गया। आज का वर्ल्ड हर जगह पीसफुल नहीं है। अलग अलग प्लेसेस या तो अननोन इंसिडेंट फेस कर रहे हैं या उन एरियाज में कंटिन्यूअस वॉर स्टार्ट हो चुकी है जहां कोई रीजनल हेजमोन नहीं है। नॉर्दर्न यूरोप में फाइटिंग ऑलरेडी इंटेंस हो चुकी है। काफ़ी एलियंस डिस्पैच किए गए हैं कुछ अंडरग्राउंड रूइंस के लिए। होली रोमन एम्पायर के रिकंस्ट्रक्शन के साइंस दिख रहे हैं। प्रूशिया में एक वॉर मॉन्गरिंग मैनियाक रिसेंटली अपीयर हुआ है। वो एक फील्ड आर्ट स्टूडेंट है जिसके अंदर पावरफुल एबिलिटीज अवेकन हो चुकी है। इवन ग्वाल भी मूव करने के लिए रेडी है। किंगडम ऑफ कर्मिट के ईस्टर्न पार्ट में एक ब्लैक रोब्ड स्ट्रेंजर ने 1 गॉड को रिवाइव करने के बैनर के अंडर रिलीजियस बिलीवर्स को गैदर किया है और कुडॉन एम्पायर एस्टैब्लिश किया है जो compete करने के इंटेंशन में है। सेंट्रल एशिया के रीजन में मेसोपोटामिया एरिया में बेबीलोन किंगडम को दोबारा हिस्ट्री के डस्ट से उठाया गया है। ब्रैट ने वर्ल्ड के करंट चेंजेस को एक ऑर्डरली तरीके से रिपोर्ट किया। इस दुनिया में सिर्फ एक कोर नहीं है। हाक्शाओ किंगडम के आसपास का टर्मोइल ने सबका अटेंशन अट्रैक्ट किया है, लेकिन इस वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर्स में भी ऐसे ओवरलॉर्ड्स बॉर्न हो रहे हैं जो रीजनल प्रोटैगनिस्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं और अपनी खुद की ग्लोरी लिख रहे हैं। मॉन्टेस्क्वे के ब्रोज काफ़ी फ्रो हो रहे थे, कभी रिलैक्स। अगर पॉसिबल हो तो ये लोग फ्यूचर में हमारे नाइट्स बन सकते हैं। ईवल गॉड के लैकीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें इस दुनिया के, और चाहे ये प्रोसेस लॉन्ग और डिफ़िकल्ट ही क्यों ना हो, मॉन्टेस्क्वे ने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया।
दूसरा दिन जैंगी ने नींद से आंखें खोली और अपने सॉफ्ट बड़े बेड पर पड़ा हुआ था। मैट्रेस इतना सॉफ्ट था कि वो उसमें सिंक हो सकता था और उसमें इलेक्ट्रिक मसाज फंक्शन भी था जो काफ़ी यूज़फुल था। उसने साइड में देखा तो जोकीर और यांगमी उसके चेस्ट पर लेटी हुई थी। एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड पीसफुली सो रही थी। वो बहुत थका हुआ था, इसीलिए कल रात दोनों ने उसे लेट नाइट तक मसाज दिया था, उसके बॉडी के हर टेंस मसल्स को रिलैक्स करते हुए। एक लाइफ एंड डेथ बैटल के बाद जैंगी के लिए ऐसी रिलैक्सेशन मिलना एक ब्लेसिंग था। नहीं तो उसका पूरा बॉडी शायद एक वीक तक सो रहता। जैंगी उठकर बैठा नहीं, क्योंकि वो उन्हें जगाना नहीं चाहता था। बस बेड पर सोया रहा और सीलिंग को स्टेयर करता रहा। उसके माइंड में एक ही थॉट बार बार आ रहा था, हेवनली सी सिटी का रिकंस्ट्रक्शन। वो लुआन एम्पायर ने हेवनली सी सिटी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अब सोचने पर लगता है कि शायद ये इतना बुरा नहीं था। आखिर उसे पहले हेवनली सी सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अबैंडन हो चुकी थी। काफ़ी बिल्डिंग्स पुरानी और इनहैबिटेड थी। हेवनली सी सिटी को इतना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं थी और अब एक अपॉर्चुनिटी है एक नई हेवनली सी सिटी बिल्ड करने की, जिसका सेंटर शेल्टर हो। जब जैंगी सोच रहा था तब जोकीर और यांगमी ने जैसे कुछ सेंस किया और धीरे धीरे आंखें खोल दी। जब उन्होंने जैंगी को इतना सीरियसली सोचता हुआ देखा तो दोनों की लिप्स पे एक सॉफ्ट लाफ आ गई। एंड टाइम्स में एक वुमेन के लिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो एक ऐसे मेल के साथ हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और उसका ध्यान रख सकता है। जितना ज़्यादा टाइम वो जैंगी के साथ स्पेंड करती गई, उतना ही ज़्यादा वो उसे एडमायर करने लगी। लगता है कि मैन और वुमेन के बीच का रिलेशनशिप ऐसे ही इवॉल्व होता है। वुमेन ग्रेजुअली इंडल्ज हो जाती है और जितना ज़्यादा टाइम गुजरता है उतना ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है। पहले दोनों को लगता था कि जैंगी बहुत कोल्ड है, थोड़ा अनकाइंड भी, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया तो उन्हें उसका जेंटल साइड भी दिखने लगा। वो अपनी सारी टेंडरनेस सिर्फ अपने लोगों के लिए रिजर्व करता है, आउटसाइडर्स के लिए वो रूड ही होता है। जैंगी, क्या सोच रहे हो? जोकीर ने एक प्लेफुल स्माइल के साथ पूछा। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, जैंगी ने शाय किया। चाहे वुलुआन एम्पायर का इन्वेजन रिपेल हो गया हो और अभी के लिए हम सेफ हो, मुझे हमेशा लगता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा ट्रबल्स आने वाले हैं। ऐसा क्यों लगता है? यांगमी और जोकीर ने कन्फ्यूजन के साथ जैंगी की तरफ देखा। जैंगी ने नियॉन के सन गॉड को याद किया जो थंडर स्ट्राइक से मर गया था। उसके साथ गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और बाय लॉन्गजी की अपीयरेंस भी याद आई और उसका ब्रो थोड़ा फरो हो गया। शायद रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे लिफ्ट हो रहे हैं। चाहे गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और बाय लॉन्गजी ज़्यादा देर तक अपीयर नहीं हुए, लेकिन जो पावर उन्होंने डिस्प्ले की वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसी मोमेंट पर कोई मिस्टीरियस डिवाइन पनिशमेंट अपीयर नहीं हुआ।